तो अभी हम इस वीडियो में अभी चैप्टर नंबर 20 कवर करने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का पैथोलॉजी, रॉबिन्स, मीडियम रॉबिन्स है ये। तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो फर्स्ट पेज है ना, उसके अंदर सिर्फ इंट्रो है, बट आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए क्या है एंडोक्राइन सिस्टम, किस लिए होता है, कि ये क्या करता है। ये हमारे पास, ये वैसे सुन ले एक बार, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम होमोस्टेसिस वगैरह मेंटेन करता है। और हार्मोन्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है कि ब्लड के अंदर आते हैं और वो डिस्टेंट टिश्यूज़ में जाते हैं, अपना टास्क जो मैसेज होता है वो लेके जाते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, वो है ट्रॉफिक हार्मोन्स। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं ना, वो हार्मोन्स होते हैं, कोई और हार्मोन पीछे से आता है और उस ग्लैंड को कहते हैं तुम अपना हार्मोन रिलीज़ करो। ठीक है, तो वो जो ये इस तरह का जो सिस्टम होता है ना, जहाँ पे वो ट्रॉफिक हार्मोन होता है, जैसे आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी में ऐसे ही होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इतने सारे हार्मोन्स हैं, और वो जाके दूसरे हार्मोन्स को करके रिलीज़ के लिए जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, या रिलीज़ के लिए या इनहिबिशन के लिए। दूसरी चीज़ वो यहाँ पे कहता है कि फीडबैक इनहिबिशन जो है ना, जो हार्मोन्स डाउन रेगुलेट करते हैं फीडबैक इनहिबिशन करते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक हार्मोन ए है, ठीक है, उसने हार्मोन बी रिलीज़ किया। जब बी रिलीज़ हुआ और बी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बी ने कहा जो है बॉडी ने क्या किया कि अब इसकी जो मतलब इसको मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हार्मोन खुद जाके इस हार्मोन को कम कर देता है ताकि आगे इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए। दिस इज़ फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, और उसके बाद हार्मोन्स जो है वो दो तरह से होते हैं, या तो सेल जो आपका सेल है, ठीक है, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, जैसे जी प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर आके आपका हार्मोन जो है वो बाइंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन ए, या जो आपका जो सेल है ये अंदर न्यूक्लियस विड्रॉ कर देती है, या आपका जो हार्मोन एक हार्मोन है बी है, वो आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, वो अंदर चला जाता है, जैसे लिपिड या स्टेरॉइड्स होते हैं, वो अंदर उसका कहीं रिसेप्टर पर और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। दो तरह से हार्मोन्स हो सकते हैं। दूसरी वो चीज़ कहते हैं कि हम इस चैप्टर में ना इस तरह से चीज़ें देखेंगे कि या तो हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि कोई हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया या वो कम प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या चीज़ जो है वो डिज़ीज़ इस तरह की हो सकती है कि जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स कम हो गए, हार्मोन बॉडी में मौजूद है, वो एडिक्वेट है, लेकिन जो हमारा जिस जगह पे जाकर उसने अपना काम करना था, वो हार्मोन वो ऑर्गन जो है वो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया, एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है, वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें नियोप्लाज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं। पिट्यूटरी है, थायरॉइड है, पैराथायरॉइड है, ठीक है, थायरॉइड पैराथायरॉइड साथ साथ होते हैं। एंडोक्राइन पेंक्रियाज जो है उसका देख लो, क्योंकि पेंक्रियाज एंजाइम्स भी रिलीज़ करता है ना, जो जीआईटी में हेल्प करते हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एंडोक्राइन का वर्ड यूज़ किया है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो इसको एक्सक्लूड करके एंडोक्राइन पेंक्रियाज को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। और फिर एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर होता है, एड्रीनल मेडुला अंदर होता है वो। ठीक है, एंड पिनियोप्लाज्म। तो ये है इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए इस चैप्टर में क्या करना हमने। और पिट्यूटरी, अब हम चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी बेसिकली थोड़ा बहुत इसका स्टार्ट ही है। अब इसमें ना बताया हुआ पिट्यूटरी होता है क्या। आप लोगों को पता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया था कि मैं आप लोगों को बता सकूं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आप लोगों का। ठीक है, ये पिट्यूटरी की स्टॉक होती है। ठीक है, और पिट्यूटरी का ये पीछे वाला जो पार्ट होता है इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, के और जो ये है ना, ये सारा जो आगे वाला है, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पोस्ट एंड ये ट्यूबरालिस होता है, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, इसको डिस्टालिस कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देख लें, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ट्यूबरालिस, पार्ट्स इंटरमीडिएट, पार्ट्स डिस्टालिस। और ये ना इसके करीब ही पिट्यूटरी ग्लैंड के करीब ही ऑप्टिक कियास्मा पड़ा हुआ होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने जितने भी काम करने हैं ना, उसके अंदर मैं ये बात करूँगी कि ऑप्टिक कियास्मा को इसने कॉम्प्रेस कर दिया, क्योंकि अगर ये ग्लैंड बड़ा होगा इसके ट्यूमर, तो ये इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्रेस करेगा, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये परा कहाँ पर होता है, सेला टर्शिका। अगर आपने स्कल की अच्छे से एनाटमी याद की थी, तो वहाँ पर हमारे पास जो है स्कल जो है वो तीन थे ना उसके फोसा। ठीक है, एंटीरियर, मिडल, और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो था, तो वहाँ पे दरमियान में डिमार्केशन होती थी, जहाँ पे हम कहते थे कि ये सेला टर्शिका है। उस सेला टर्शिका के अंदर जो है ना, ये आपका छोटा सा पी शेप ग्लैंड जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसके यहाँ पे करके ना जो होता है ना, हमारे पास पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलकर बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करता है। ये मटर के दाने जितना और कंट्रोल सारा कुछ कर रहा होता है।
तो अब ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये सिर्फ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा जिक्र किया हुआ था, तो मैं बता दूँ कि जो इसका जो स्टॉक है उसके अंदर वो कहते हैं एक्सोन्स होते हैं, ठीक है, और वीनस प्लेक्सस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सोन्स होते हैं, वीनस प्लेक्सस होता है, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफिसिस जो है ये क्या रिलीज़ करते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं इन्होंने आगे जाके किसी ना किसी दूसरी चीज़ को रिलीज़ करवाना होता है। मिसाल के तौर पर इंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर सेल हो सकते हैं लेक्टोट्रॉफ, सोमेटोट्रॉफ, ठीक है, मेमोसोमेटोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, गोनेटोट्रॉफ। ये आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो इसके अंदर कौन कौन सा हार्मोन ये रिलीज़ करता है, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, या जो है वो ACTH रिलीज़ करता है जिसमें कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH और LH होता है। जो सेल्स रिलीज़ करते हैं ना प्रोलैक्टिन हार्मोन को, उन्हें लेक्टोट्रॉफ करते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं उन्हें सोमेटोट्रॉफ करते हैं। जो प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन दोनों को रिलीज़ करते हैं उन्हें मेमोसोमेटोट्रॉफ कहते हैं। जो ACTH को रिलीज़ करते हैं उसे कॉर्टिकोट्रॉफ कहते हैं। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हैं उसे थायरोट्रॉफ कहते हैं। जो FSH LH को रिलीज़ करते हैं उसे गोनेटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका हाइपोथैलेमस के साथ क्या ताल्लुक होता है, हाइपोथैलेमस भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है, और वो हार्मोन्स जाते हैं हमारे पिट्यूटरी के पास, और इस पिट्यूटरी से आगे उसने फर्दर हार्मोन रिलीज़ किया। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वापस एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, उससे एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आगे जाना है, उसने थायराइड ग्लैंड से कहना है कि तुम थायराइड निकालो, ठीक है, T3 T4 रिलीज़ करो, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस डोपामिन रिलीज़ करता है जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को, ठीक है, कि जब बेबी सक कर रहा होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है मतलब एक ये सारा प्रोसेस होता है कि जब आपको ज़रूरत नहीं होती तब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास CRH होता है, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन, इससे ACTH को करना होता है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगा, उसके सीक्रेट करवाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन उसे कम करेगा। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोस्टेटिन है। इस तरह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, जो FSH और LH इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो ये था हमारे पास पिट्यूटरी का ओवरव्यू। अब पिट्यूटरी जो है ना, अब हमने क्योंकि अब वो आगे कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास पिट्यूटरी के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो जाए, तीन चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। या तो आपको फंक्शनल ट्यूमर देखने को मिलेगा, ठीक है, या जो है वो आपको नॉन फंक्शनल ट्यूमर देखने को मिलेगा, या इन बिटवीन कोई चीज़, ठीक है। तो अब देखो अगर फंक्शनल ट्यूमर है आपका, तो उसके अंदर जो आपके साइन सिम्टम्स आएंगे ना, वो सारे वो आएंगे कि जो हार्मोन वो रिलीज़ कर रहा होगा। फंक्शनल ट्यूमर में आपका ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। नॉन फंक्शनल में वो साइन मतलब कि कम आएंगे, बल्कि इसके अंदर ये होगा कि हमें ना बड़ा सा ग्लैंड भरा हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ट्यूमर है, क्योंकि इतने साइन सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या तो आपका हाइपर पिट्यूटरिज्म मिलेगा, ठीक है। और जो पिट्यूटरी है ना, इसके सबसे ज़्यादा जो पिट्यूटरी के अंदर जो होता है ना, वो एंटीरियर पिट्यूटरी का एडिनोमा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो एडिनोमा होता है ना, वो क्या होता है, वो बिनाइन होता है, ठीक है। एडिनोमा बता ही रहा है, ओमा वाले बिनाइन होते हैं, ठीक है। तो एडिनोमा क्या होता है, बिनाइन होता है। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाइपर पिट्यूटरिज्म, ठीक है, या कि ये ज़्यादा काम करने लग जाए, या हाइपर पिट्यूटरिज्म कि वो नॉन फंक्शनल था और वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उस ट्यूमर का साइज़ बड़ा हो गया, और बड़ा होते होते उसने सारी पिट्यूटरी को इन्वेट कर लिया, और पिट्यूटरी अब सारा मतलब ख़राब हो गया, ठीक है। या लोकल मैस इफेक्ट्स आ सकते हैं कि इर्द गिर्द के वाले स्ट्रक्चर्स को ना ये ख़राब करना शुरू कर दे। अब जैसे ऑप्टिक कियाज़मा है, ये इसके वहाँ पे जाके कंप्रेशन शुरू कर देता है। तब ये आपको पता है कि ये आपकी आई बॉल्स हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है, आप देख रहे हो इसको। तो आप देखोगे आपके पास ये है कि हमारे पास आइज़ में इस तरह से सिग्नल्स जाते हैं कि जो आप जब नेज़ल साइड पे जा देख रहे होते हो वो इधर इमेज बनता है, और जो यहाँ देख रहे होते हो वो इधर जाता है, ठीक है। तो ये इमेज ऐसे क्रॉस होते हैं। उसके बाद जो है जो मीडियल साइड वाले होते हैं, नेज़ल साइड वाले, ये क्या करते हैं, ये क्रॉस करके ऑपोजिट साइड को जाते हैं, ये आपकी, और जो लेटरल साइड वाले होते हैं डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। ये आपका वो है कि जो आपकी ऑप्टिक आई के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपका जो सारा ऑप्टिक ट्रैक्ट है, पाथवे किस तरह जा रहा होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे ऑप्टिक कियाज़मा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक कियाज़मा अगर ये ख़राब हो जाता है, ये क्योंकि यहाँ पे पिट्यूटरी पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है जिसने इसको कंप्रेस कर दिया है, तो आप ये देखो कि कौन से वाले फाइबर ख़राब हो रहे हैं। आपका ये वाला फाइबर ख़राब हो रहा है,
और इधर से ये जो है वो आपका ये वाला ख़राब हो रहा है। इसका मतलब आपको जो आपकी फील्ड है उसके अंदर लेटरल या टेम्पोरल साइड पर नज़र नहीं आएगा, मीडियल साइड पर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो लेटरल साइड्स है ना वो आपको दिखाई नहीं देंगी और मीडियल साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब अगर कोई बंदा यांग कर रहा है ना, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बायो टेम्पोरल हेमियानोप्सिया। ठीक है, तो यानी कि दोनों जो टेम्पोरल साइड हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा अगर तो हमारे पास ये चीज़ होगी, अगर तो हमारे पास फंक्शनल होता है तो कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सा हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है और कौन कौन सा सेल रिलीज़ करते हैं। अगर प्रोलैक्टिन रिलीज़ करता है ना, अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाता है तो इसे हम बोलेंगे लेक्टोट्रॉफ एडिनोमा। ये वाली कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब या तो वो ये होगा या वो होगा साइलेंट लेक्टोट्रॉफ एडिनोमा। साइलेंट जो है वो हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा, उसके कोई इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर तो प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा है, फंक्शनल ट्यूमर है, तो फिर उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है तो फीमेल्स के अंदर जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसकी इलाजमेंट कर देगा, ग्लैक्टोरिया होगा। और क्योंकि ये फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, तो इसलिए जो है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी, तो एमिनोरिया होगा। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर हमें बी ब्रेस्ट टिश्यू के इलाजमेंट मिलेगी, लेकिन उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है ना, जैसे ये टर्मिनल डक्ट्स होती हैं, उसके बाद लोब्यूल्स होते हैं जिन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करना होता है, ये फंक्शनल यूनिट नहीं होता, उनके पास सिर्फ टर्मिनल डक्ट्स होती हैं। तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगी फेल्स में। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है उसके अंदर हो सकता है कि या तो डेंसली ग्रैनुलेटेड सोमैटोट्रोफिन एडिनोमा हो सकता है, या स्पार्सली ग्रैनुलेटेड हो सकता है, या वो साइलेंट हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो गैगेंटिज्म और एक्रोमेगैली आपको देखने को मिलेगा। अगर बच्चे हैं तो गैगेंटिज्म होगा, अगर बड़े हो गए तो एक्रोमेगैली देखने को मिलेगा। साइलेंट है तो फिर उसका तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ है वो मैमोसोमैटोट्रॉफ। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन जीएच रिलीज़ करते हैं, इसमें हमें मैमोसोमैटोट्रॉफ एडिनोमा देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन दोनों की एक्सेस वाले साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। अगर एसीटीएच ज़्यादा होता है बॉडी में तो उससे डेंसली ग्रैनुलेटेड कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा, या स्पार्सली ग्रैनुलेटेड, या साइलेंट, 3 कंडीशंस देखने को मिल गई। तो हमें अगर डेंसली ग्रैनुलेटेड है तो कुशिंग सिंड्रोम यानी कॉर्टिसोल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्पार्सली ग्रैनुलेटेड है नेल्सन सिंड्रोम, अगर साइलेंट है तो कॉर्टिसोल है ही नहीं। थायरोट्रॉफ जो है उसके अंदर हमें थायरोट्रॉफ एडिनोमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, और थायरोट्रॉफ एडिनोमा है तो हमें क्या हाइपरथायरॉयडिज्म मिलेगा। देखो, अगर एडिनोमा है यानी कि वो सीधी बात है कि वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, हार्मोन रिलीज़ कर रहा है तो वो हार्मोन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, वो हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होगा तो अपना काम करेगा और उसके साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर वो साइलेंट है तो इसका मतलब है कि वो एडिनोमा तो ज़रूर है, बिनाइन ज़रूर है, लेकिन वो हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पा रहा। जब वो हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पा रहा, इस तरह का ट्यूमर है कि वो अपना ग्लैंड अपना काम नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें साइन सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह गोनेडोट्रॉफ पे भी सिमिलर चीज़ें आएंगी कि गोनेडोट्रॉफ एडिनोमा होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमें या तो साइलेंट गोनेडोट्रॉफ मिलेगा। ठीक है, तो उसके अपने रेलेवेंट सिम्टम्स जो है ना वो हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब मोस्टली ना हम देखते हैं कि इसमें वो बात करते हैं कि हमें एक चीज़ बस यहाँ से रह गई थी, वो थी हमारे पास पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस। ठीक है, तो शॉर्ट के मैं वो बता दूँ। ठीक है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, अगर ऐसा हो कि हमारे पास बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ट्यूमर हो गया ना आपका, उसने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाए पेशेंट को, जिससे हम बोलेंगे कि पिट्यूटरी की वजह से हुआ ये पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस, और ये न्यूरो सर्जरी इमरजेंसी होती है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये होता है कि आपका जो ये तो हो गया फंक्शनल या नॉन फंक्शनल। ठीक है, मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ें हो सकती है, फंक्शनल हो सकती है, नॉन फंक्शनल हो सकती है, और तीसरी चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है वो है साइज़, कि उसका साइज़ कितना है। अगर तो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, या ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो हम उसे बोलते हैं माइक्रो एडिनोमा। ठीक है, कि छोटा, या अगर बड़ा है तो हम उसे बोलते हैं मैक्रो एडिनोमा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा हमारे जो इसकी पैथोजेनेसिस है ना, पैथोजेनेसिस इसकी सिंपल है और आसान है। देखो, जितने भी हार्मोन्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि वो जाके कोई रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेशन होती है और उसके बाद जाके कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो अब इसके अंदर हमारे पास यूँ समझ लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है। मेरे ख्याल यही डायग्राम अच्छी है, मैं इसी पे बता देती हूँ। तो हमारे पास जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया, वो हार्मोन्स आए यहाँ पर। उन हार्मोन्स ने आकर क्या किया कि हमारे पास आगे होती है
ये बाउंड होता है अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स के साथ। अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स फर्दर आगे बाउंड होता है जीडीपी के साथ, ठीक है। तो अब ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि जी स्टिमुलेटरी है, जब ये लाइगेंड इसके साथ आके अटैच होगा तो ये जीटीपी यहाँ से उतर जाएगा, उसकी जगह जीटीपी लगेगा। अब जीटीपी जब अटैच होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेशन के साथ ये एडिनाइल एल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइल एल साइक्लेज जो है वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी जो है ये अपने सारे एक्शंस परफॉर्म करेगा, जो भी एक्शंस उस हार्मोन के होंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो जीटीपी है ना, असल मसला ना अब यहाँ पे आके शुरू हुआ है। पिछला तो आपको पाथवे पता हो, ठीक है। अल्फ़ा के साथ जो ये जीटीपी लगा हुआ है ना, अब ये जीटीपी क्या कर रहा है, ये एडिनल एल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है, एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है साइक्लिक एमपी पे, जिससे सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब मसला ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि अल्लाह ताला ने जीटीपी जो अल्फ़ा सब यूनिट था इसको ना जीटीपी एज एक्टिविटी दी, ठीक है। क्या एक्टिविटी दी? जीटीपी एज एक्टिविटी, कि जब तुम अपना काम कर लो तो तुमने ना जीटीपी को अपने से दूर कर देना है, और तुमने वापस जाना है, और वापस जाके जीटीपी के साथ बाइंड हो जाना है उन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। और बीटा और गैमा सब यूनिट के साथ तुमने ना नॉन कोवेलेंटली, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दोनों के साथ, अटैच हो जाना है और तुमने अलग हो जाना है। लेकिन अब होता ये है कि हम ये नॉर्मल जीटीपी एज एक्टिविटी थी ना, जिसकी वजह से उसने जीटीपी को छोड़ना था और इनएक्टिव हो जाना था, ठीक है। वो ये इस एक्टिविटी में मसला आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक म्यूटेशन होती है, जीनास म्यूटेशन, ठीक है। इस म्यूटेशन की वजह से ना हम अल्फ़ा सब यूनिट जो है उसकी जीटीपी एज एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, और इस वजह से अल्फ़ा सब यूनिट एक्टिव ही रहता है। और जब वो एक्टिव ही रहता है तो उस वजह से क्या होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली जीटीपी के साथ लगा रहता है, हालांकि ज़रूरत नहीं है फिर भी लगा रहता है, साइक्लिक एमपी बनता रहता है, और इफेक्ट्स जो है वो उसके आते रहते हैं। और वो जो हार्मोन है, ठीक है, जो हार्मोन सिंथेसिस है वो होती रहती है, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा जो है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और म्यूटेशंस भी होती हैं, 3-4 और म्यूटेशन हैं, ठीक है, जो वो कहते हैं कि जैसे मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया, ठीक है, 1MN1 है, ठीक है, या AIP है, ठीक है। इस तरह से 2-4 म्यूटेशंस और होती हैं। और तीसरी चीज़ जो है, एक तो कुछ म्यूटेशंस हो गई, इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास ना कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ जीन्स होती हैं जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन होती हैं, जैसे TP53 है आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा जीन है, ठीक है, इन दोनों के म्यूटेशन से भी हो सकता है। या जो हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, चेक पॉइंट क्या होते हैं कि जो जब माइटोसिस हो रही होती है तो उसको रोकते हैं। माइटोसिस में आपका G1 फेज़ होता है, S होता है, ठीक है, माइटोसिस होती है, ठीक है, G2 फेज़ होता है। तो इसके अंदर जहाँ पे कोई ख़राबी आ जाएगी, DNA म्यूटेशन ख़राब होगी, तो चेक पॉइंट उसे रोकते हैं, जिसमें से एक है साइक्लिन D1। तो वो चेक पॉइंट अगर ख़राब हो गया तो इसका मतलब है कि फिर मसला आएगा, ठीक है। या इसके अलावा एक ऑन्कोजीन होती है, रैस ऑन्कोजीन, ठीक है। तो ये जीन्स जो है ना, ये ओवरऑल इसकी पैथोजेनेसिस ही कि किस तरह से हमारे पास होता है। उसके अलावा हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी इसकी बड़ी सिंपल है। देखो, एडिनोमा के क्या मतलब है कि ये बिनाइन है, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्रोस देखें तो कोई भी चीज़ अगर ग्रोस अगर आप देखो ना, अगर वो बिनाइन है तो आप उसे कह सकते हो आंखें बंद करके वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये यूजुअली एनकैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। और 30% चांस है कि ये अनकैप्सुलेटेड हो, वरना 70% ये कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। और अगर कोई बड़ा लेयन जो है ना वो इसकी बड़ी हो, जैसे 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो, तो मैक्रो एडिनोमा हो जाता है ना, तो उस केस में ना ये हेमरेज और नेक्रोसिस जो है ना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बड़ी मोटी मोटी बातें थी और वाज़ेह थी कि समझ आ जाएंगी। अब उसके अलावा ना हम जो है वो हमेशा एक चीज़ देखें कि आपने अगर किसी चीज़ को एबनॉर्मल देखना तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल हमारी पिट्यूटरी में ना होते हैं एसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, और बेजोफिल्स होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सेल के जो कुछ सेल होते हैं हमारे पिट्यूटरी के, जो मैंने अभी आपको ये टेबल में बताया, इनमें से कुछ एसिनोफिल होते हैं, कुछ बेजोफिल होते हैं। तो इस तरह से कुछ पिंक ब्लू का मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा होता है। और रेटिकुलिन टिश्यू जो है ना हमारे पास, जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल में होता है। लेकिन जब ख़राब होता है ना तो माइक्रोस्कोपी में ना आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बल्कि आपको मोनोमॉर्फिज्म देखने को मिलती है कि सारे एक जैसे सेल होते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें से एसिनोफिल कौन सा, बेजोफिल कौन सा, ठीक है। जैसे आप
यहाँ देख लो कि ये इस तरह की है, जबकि इस तरह की होती नहीं है, बाकायदा अलग अलग मतलब पड़े होते हैं सेल जो नॉर्मल होते हैं उसके अंदर। और एक चीज़ ये हम देख लें कि जो हमारे पास TP53 म्यूटेशन है, ठीक है, क्योंकि ये जो अगर ये इसमें ख़राबी आती है तो इसका मतलब क्या है कि माइटोटिक एक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये प्रोटोऑन्कोजीन है, ठीक है, इसने रोकना था म्यूटेशन उसको माइटोसिस करने से। जब इसकी म्यूटेशन आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगी इसकी, जैसे हम बोलेंगे कि एटिपिकल एडिनोमा जो है ना, ये हम बोलेंगे उसको, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसका बिहेवियर हो गया। सो दैट्स इट।